नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। कवि और कविता श्रृंखला के अंतर्गत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं छायावाद के महत्वपूर्ण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी कविता बादल राग पर आधारित यह कार्यक्रम। निराला की यह कविता एनसीईआरटी की कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। कविता पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विवेक निराला। डॉक्टर विवेक निराला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के एक महाविद्यालय में हिंदी अध्यापन कार्य कर रहे हैं। भाषा साहित्य शिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विद्वान हैं, स्वयं कवि हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रपौत्र भी हैं। उनसे चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर प्रबुद्ध अध्यापक हैं। भाषा शिक्षण में उनकी गहरी रुचि है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। साथियों, आज हम महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पाठ्यक्रम में संकलित उनकी कविता बादल राग पर परिचर्चा आरंभ कर रहे हैं। परिचर्चा के लिए हम लोगों के बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विवेक निराला जी। डॉक्टर विवेक निराला जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। निराला जी, कविता पर हम बातचीत आरंभ करेंगे। इससे पहले क्या अच्छा नहीं होगा कि निराला जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय आप हमारे विद्यार्थियों के लिए रख दें, तो वह कविता को स्पष्ट करने में ज़्यादा लाभप्रद होगा। निराला के जन्म के संबंध में दो तिथियां मिलती हैं। कई जगह पर 1896 का उल्लेख है और कई जगह पर 1899 का। जी, मुझे लगता है कि 1896 ज़्यादा प्रामाणिक है। जी। निराला ने वसंत पंचमी का दिन अपने जन्मदिवस के रूप में जी चुना था, तो वसंत पंचमी 1896 को ही जी जी उनकी जन्मतिथि मानी जानी चाहिए। जी। निराला का जन्म बंगाल की एक रियासत महिषादल में हुआ था, मेदिनीपुर जिले में। जी जी। तो निराला का परिचय बंगाल की परंपरा और बंगाल के नवजागरण से भी था। जी। निराला ने स्वाध्याय से हिंदी, बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की, लेकिन एक विद्रोह की चेतना भी निराला के यहाँ हमें दिखाई देती है। जी जी। और यह विद्रोह की चेतना जो उनके स्वभाव में ही थी, जी, वह विद्रोह चेतना निराला की कविताओं में भी बार बार हमें दिखाई पड़ती है। जी जी। ढेर सारी कविताएं हैं जहाँ निराला अपने विद्रोह को व्यक्त करते हैं। अपनी इसी विद्रोही चेतना के चलते निराला अपने जीवन स्थितियों में बार बार संघर्ष करते हैं, टकराते हैं। जी। और इस संघर्ष से ही निराला एक बड़े व्यक्तित्व और एक बड़े कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। यह सही है कि
निराला इन परिस्थितियों में बार बार जूझते हुए अपने को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह अपने जीते जी एक किंवदंती में बदल जाते हैं, एक मिथक में बदल जाते हैं। जी जी। और शताब्दी का यह बड़ा कवि बाद की हिंदी कविता के लिए इतना ज़रूरी कवि हो जाता है कि जिसे बाद के सारे काव्य आंदोलन जी अपने को जोड़ करके देखते हैं। तो इस तरह से निराला के कवि व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जी जिससे निराला के साहित्य को भी देखा और समझा जा सकता है, क्योंकि निराला के व्यक्तित्व और कृतित्व में कहीं कोई फांक नहीं है। जी जी। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि निराला जी का बहुत ही सुंदर परिचय आपने दिया। हमारे विद्यार्थियों के लिए निराला जी का एक कवि परिचय उनके कृतित्व को और उनकी कविता को समझने के लिए लाभप्रद होगा। क्या अभी अच्छा होगा कि हम कविता के कुछ अंशों का पाठ भी करते चलें और साथ में आप उनकी व्याख्या भी प्रस्तुत करते चलें? जी। कविता है बादल राग। जी। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन को ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ऐ विप्लव के बादल। डॉक्टर साहब, हम यहीं तक का अंश लें और यदि आप इस अंश की व्याख्या करें तो मुझे लगता है कि हम लोगों के विद्यार्थियों को समझने में ज़्यादा सुविधा होगी। कविता का यह अंश महत्वपूर्ण है। पहली पंक्ति में कवि कहता है तिरती है समीर सागर पर। फिर कविता में बाद में आता है यह तेरी रणतरी। यह दोनों बंध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समीर सागर है। आप जानते हैं कि बादल हवाओं के साथ गतिमान होते हैं, गति करते हैं। बादलों के लिए जब वह रणतरी या युद्धपोत कह रहे हैं जी, तो वह युद्धपोत किसी सागर से ही आ रहा है। तो यह समीर सागर है जिस पर सवार होकर के, जिस पर चलकर यह युद्धपोत आ रहा है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया जब कवि कहता है जी, तो कवि यह बताता है कि इस क्रांति के आह्वान से, क्रांति के बाद यह जो सामंती और पूंजीवादी शक्तियां हैं, जी, इनका जो सुख है वह कितना अस्थिर है, इस पर शीघ्र ही दुख की छाया पड़ने वाली है। जग के दग्ध हृदय पर, यह संसार जो इस शोषण से दग्ध है, उस पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, उस पर यह क्रांति आने वाली है। और माया शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर निराला करते हैं, क्योंकि दार्शनिक स्थितियों में देखें, दर्शन में, तो माया ब्रह्म की शक्ति है, उसी से ही वह सारा सृजन करता है। तो इस ध्वंस के साथ निर्माण भी लगा हुआ है, वह शक्ति है। उस शक्ति के साथ निराला इस क्रांति को प्रस्तुत करते हैं। जी, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के। जी, यह रणयुद्ध की, यह रणभेरी है, जी, युद्ध की दुंदुभी है। और यह बादलों का गर्जन, इससे जो छोटे लोग हैं, जैसे जो अंकुरित होंगे, जो निर्मित होंगे, जी, वह अपने जीवन में आशाएं लिए हुए हैं जी, और वे अपनी आकांक्षाओं के साथ ताक रहे हैं, उन बादलों को बुला रहे हैं कि वह बादल आएं और क्रांति संभव हो। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी व्याख्या आपने इस अंश की।
लेकिन इस अंश में बादल के लिए एक संबोधन आया है, विप्लव के बादल। यहाँ बादल को विप्लव के बादल कहे जाने का क्या अभिप्राय है? विप्लव के बादल निराला यहाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि निराला इस कविता के इस अंश में जो चित्र उपस्थित कर रहे हैं वह क्रांति का, जी जी युद्ध की तैयारियों का है। युद्धपोत चला आ रहा है, जी रणभेरी बज रही है और लोगों की आशाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं, आशाओं का अंकुरण हो रहा है। तो इस अंश में निराला बादलों को वाहक बता रहे हैं विप्लव का, इसलिए विप्लव के बादल कहकर संबोधित करते हैं। जी, मतलब वह क्रांति के बादल हैं। क्रांति के बादल। बहुत अच्छी व्याख्या डॉक्टर साहब आपने की। हमारे विद्यार्थियों के लिए कविता के इस अंश की व्याख्या बहुत उपयोगी रहेगी। इसी तरह यदि हम कविता के अगले अंश पे बढ़ें, आप उसका पाठ करें और उसके बाद उसकी व्याख्या हो, तो हम कविता के अभिप्राय को और स्पष्ट कर पाएंगे। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। बहुत सुंदर। अब इस अंश में जी निराला बार बार गर्जन, जी फिर मूसलाधार वर्षा का चित्र उपस्थित करते हैं जी जी और बताते हैं कि सुन सुन कर यह वज्र हुंकार, यह बादलों का गर्जन, यह जो ऊंचे खड़े हुए सैकड़ों शत शत जी जी क्रांति विरोधी लोग हैं, जी क्रांति के द्वारा इन सब पर वज्रपात होना ही है और ये शत विक्षत होने, धराशायी होने के लिए अभिशप्त है। मतलब निश्चित है। यह इनका विनाश सुनिश्चित है इस क्रांति के द्वारा। जी और वहीं छोटे पौधे, शस्य अपार, फसल, वह सब हंस पड़ते हैं, खिलखिला उठते हैं। जी 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 वे ही हाथ हिलाकर उन्हें बुलाते हैं। कवि कहता है कि इस विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। यह जो सामान्य जन है क्रांति के बाद ये ही शोभायमान होंगे। सामान्य जन में जो परिवर्तन की आकांक्षा है वह पूरी होगी और यही तो स्वराज्य है, यही निराला का आकांक्षा है उनकी। निराला की भी आकांक्षा है, उनका अपना सपना है। सपना है। डॉक्टर साहब, इस अंश की भी जो अंतिम पंक्ति यदि हम देखते हैं तो उसमें फिर आता है, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। तो यहाँ एक स्वाभाविक सी जिज्ञासा विद्यार्थियों के मन में भी आती है कि विप्लव रव से क्या अभिप्राय है और उस विप्लव रव से छोटे ही लोगों को शोभा क्यों मिलती है? विप्लव रव का अर्थ जी वह क्रांति का उद्घोष है जिससे सामान्य जन, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो पीड़ित जनता है, जी उसके मन में आकांक्षाएं जगती हैं कि जल्दी ही उनका स्वप्न पूर्ण होगा, उन्हें इस पीड़ा से, इस वेदना से मुक्ति मिल सकेगी। जी जी इसीलिए वे ही शोभायमान हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा उत्तर आपने बताया संक्षेप में। अब हम कविता के इस तीसरे और अंतिम अंश का पहले पाठ करें और उसके बाद यदि इसकी व्याख्या करें तो कविता को एक पूर्णता प्राप्त होगी। अट्टालिका नहीं है आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्धकोश है क्षुब्धतोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं।
धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। है विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार। हाड़ मात्र ही है आधार, है जीवन के पारावार। अब इस अंश को देखें। जी निराला कविता में कहते हैं, अट्टालिका नहीं है रे जी आतंक भवन। जी जी यह जो गगनचुंबी जो इमारतें इमारतें हैं, खड़ी, जी ये दरअसल आतंक के भवन हैं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। कीचड़ तो निम्न स्तर पर घटित होता है, जी इसीलिए निराला आगे कहते हैं, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। जी यह जो क्षुद्र छोटा कमल है, जी इससे हमेशा वह जल छलकता रहता है, इसलिए इसे बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। यह तो वैसे ही है कि जैसे रोग शोक में भी शैशव का सुकुमार शरीर हंसता है। जी तो इस क्रांति से जी जी थोड़ी बहुत दिक्कतें, थोड़े कष्ट हो सकते हैं, लेकिन वह सुकुमार शैशव की तरह सामान्य जन के हित में है। मुश्किलें तो उस समाज की हैं जो शोषक समाज है। निराला उनके लिए कहते हैं, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष। उनका तो कोश वह ठसा हुआ है, भरा हुआ है, इसीलिए रुद्ध कोष कहा गया है। इसीलिए रुद्ध कोश कहा है। जी और वे ही भयभीत भी हैं। जी अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं। सामान्य जन वह कांप नहीं रहा है, जी उसकी तो आकांक्षाएं, उसके सपनों के पूरे होने का समय आ रहा है। धनी, ये शोषणकारी जो वर्ग है, यह कांपता है। जी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जी भय से अपना चेहरा छिपा रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो भय से अपना चेहरा छिपा रहे? ये वही शोषक वर्ग है जिसने शोषण किया है। जी जी आगे की पंक्तियां देखिए जी कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर। इन्हीं के शोषण से सामान्य किसान, उसका शरीर क्षीण हो गया है बहुत दुबला हो गया है। और वह आह्वान कर रहा है, तुझे बुलाता कृषक अधीरता के साथ वह बुला रहा है। है विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार। हाड़ मात्र ही है आधार। इस शोषणकारी सभ्यता ने तो उसका सारा सार चूस लिया है, वह कंकाल मात्र रह गया है। ऐ जीवन के पारावार। निराला उस बादल को जीवन के पारावार के रूप में चित्रित करते हैं। यहाँ भी सर हम देखें कविता के शेष दो अंशों की तरह, तो इस आखिरी हिस्से में भी जीवन के पारावार कह के बादल को संबोधित किया है। और बादल के प्रति जो ये संबोधन है, कहीं न कहीं कविता को हमारी वर्तमान स्थितियों से भी जोड़ देता है। तो कविता की वर्तमान स्थितियों में क्या प्रासंगिकता है, इसके बारे में भी आप एक टिप्पणी के रूप में अपनी बात कहें। बिल्कुल जी यह अभी तक देखिए, बादल को बार बार विप्लव के वीर जी या विप्लव के बादल कहकर कवि संबोधित करता है। जी 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 लेकिन इस क्रांति के बाद, जी यानी नाश के बाद जो निर्माण होना है, जी जो नव सृजन है, जी। जो नव जीवन है, जी इसकी भी सारी संभावनाएं इस बादल में ही निहित है। जी इसीलिए कवि एक साथ उसे विप्लव के वीर भी कहता है जी और जीवन के पारावार, जिसमें जीवन की अनंत संभावनाएं हैं। जी अनंत आकाश में बादल छाते हैं, तो जैसे आकाश अनंत है, वैसे इन बादलों के साथ जीवन की संभावनाएं भी अनंत हैं। यही कवि का अभिप्राय है। जी।
डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा अभिप्राय और मूल संदेश आपने कविता का बताया। इसके अलावा एक छोटी सी जिज्ञासा और हम लोगों के विद्यार्थियों में बीच रहती है, और वह यह है कि इस कविता के शिल्प पक्ष पर, इस कविता की कलागत सुंदरता पर भी यदि एक टिप्पणी पूर्वक बात अपनी कहें तो हम लोगों के विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस कविता की रचना मुक्त छंद में की गई है जी और निराला अपने मुक्त छंद को आर्ट ऑफ रीडिंग भी कहा करते थे। जी तो यह कविता पढ़ते हुए, कविता पाठ जी करते हुए ही लगता है कि यह कैसे आर्ट ऑफ रीडिंग है। अच्छा, यह मुक्त मुक्त छंद है। किस तरह से, वह छंद मुक्ति नहीं है, जी वह मुक्त छंद है। जी जी वह एक आर्ट ऑफ रीडिंग जिसे निराला कहते हैं, पढ़ने का तरीका है कि किस तरह से उस कविता को हम पढ़ें। जी लयबद्ध है, जी एक उसकी भी अपनी एक लय है। जी दूसरी बात है कि इस कविता में निराला रूपकों का बहुत प्रयोग करते हैं। जी और आप देखिए कि क्रांति की कविता है, क्रांति के आह्वान की कविता है, तो भाषा भी विषय के अनुकूल, तात्समिक और थोड़ा सा ओज वाली ऐसी ओजपूर्ण होती गई है जी कि जो विषय के साथ जी भाषा का एक तालमेल हो सके। जी पूरी कविता में एक तरह से प्रकृति का मानवीकरण है जी और फिर भी यह कविता विद्रोह की, क्रांति की एक बड़ी कविता के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। डॉक्टर विवेक जी, पाठ्यक्रम में संकलित निराला जी की कविता बादल राग की बहुत अच्छी और सारगर्भित व्याख्या आपने विद्यार्थियों के लिए की। विद्यार्थियों को निसंदेह है इस व्याख्या से बहुत अधिक लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर विवेक निराला ने छायावाद के महत्वपूर्ण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी कविता बादल राग से जुड़े जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों और अपने अध्यापकों से चर्चा करें। अध्यापकों से विशेष अनुरोध है कि पाठ पढ़ाते समय विद्यार्थियों में प्रश्नाकुलता अर्थात प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। चर्चा परिचर्चा के द्वारा ही उसका समाधान प्रस्तुत करें। संभव हो तो हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET चाचा नेहरू भवन, NCERT श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में हम एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।